1942 पूरी दुनिया की नजरें उस वक्त भारत की आज़ादी की लड़ाई पर थी। हर तरफ ब्रिटिश राज के खिलाफ एक कह सकते हैं बहुत बड़ा माहौल बन रहा था। बिल्कुल। लेकिन ठीक उसी वक्त एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज भी लिखा जा रहा था जो एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो काफी अनकंफर्टेबल सच्चाई को सामने रख रहा था। हाँ, एक ऐसी सच्चाई जिस पर अक्सर बात नहीं होती। सही कहा। अम, ये दस्तावेज दावा करता है कि भारत के ही भीतर करीब 6 करोड़ लोग एक ऐसी व्यवस्था के शिकार थे जो दुनिया में यहूदियों या गुलामों की स्थिति से भी बदतर थी। बाप रे, 6 करोड़! मतलब ये कोई छोटी आबादी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और चौंकाने वाली बात ये थी कि ये किसी विदेशी ताकत का हमला नहीं था, बल्कि ये एक ठंडे दिमाग से सोची समझी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था का ही नतीजा था। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के उसी एक्सप्लोसिव और ऐतिहासिक रिसर्च पेपर को डिकोड कर रहे हैं। हाँ, और इस रिसर्च पेपर का नाम था मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स। मतलब इसे 1942-43 के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ पैसिफिक रिलेशंस के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। अच्छा, तो ये एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए था? बिल्कुल। और इस पेपर में अछूतों की, जिन्हें 1935 के एक्ट में पहली बार शेड्यूल्ड कास्ट कहा गया था, उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मांगों को बहुत ही तार्किक तरीके से और बिना किसी लाग लपेट के दुनिया के सामने रखा गया था। समझ गए। और देखिए, इस पेपर के पन्नों में और गहराई तक उतरें, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ। हाँ, ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। राइट। तो इस दस्तावेज में महात्मा गांधी और उस समय के हिंदू समाज की बहुत ही कड़ी आलोचना है। मतलब इसमें कई पॉलिटिकली सेंसिटिव बातें हैं। हमारी आज की इस चर्चा का मकसद किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ किसी को जज करने नहीं बैठे हैं। एब्सोल्युटली। हम बस एक कह सकते हैं टाइम मशीन में बैठकर 1942 में जा रहे हैं ताकि ये समझ सकें कि उस समय डॉक्टर अंबेडकर के क्या तर्क थे और उन्होंने उन तर्कों को किस बुनियाद पर रखा था। सही बात है। हमें मूल स्रोत को उसी रूप में देखना है जिस रूप में वो लिखा गया था। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, आखिर एक ऐसा समुदाय जिसकी आबादी 6 करोड़ जैसी विशाल थी, उससे अपने अधिकारों के लिए दुनिया के सामने इस तरह गुहार क्यों लगानी पड़ी? बहुत ही वाजिब सवाल है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि इस पूरी समस्या की जड़ पॉलिटिक्स के उस हिस्से में है जिसे हम डेमोग्राफी या जनसंख्या का खेल कहते हैं। डेमोग्राफी मतलब आंकड़ों का खेल। एग्जैक्टली। स्रोत में डॉक्टर अंबेडकर सबसे पहले 1940 की जनगणना यानी सेंसस का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि उस दौर में भारत में जनगणना कोई साधारण एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं रह गया था। मतलब सिर्फ घर घर जाकर लोगों को गिनना नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका था। और दस्तावेज में एक बहुत ही सख्त शब्द इस्तेमाल किया गया है। उसमें लिखा है कि इस जनगणना को पकाया जा रहा था। मतलब इट वॉज बीइंग कुक्ड। एक सेकंड, क्या डेटा के साथ हेरफेर हो रही थी? 100%। और इसे समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे हो रहा था। अंबेडकर बताते हैं कि हिंदू, मुस्लिम और सिख, ये जो सभी प्रमुख समुदाय थे, ये इस जनगणना का इस्तेमाल अपनी अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए कर रहे थे। अच्छा, तो सब अपने नंबर्स बढ़ाना चाहते थे। हाँ, और जो जनगणना करने वाले अधिकारी या क्लर्क थे, वो भी अक्सर इन्हीं डोमिनेंट ग्रुप से आते थे। तो ऐसे में आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना या किसी दूसरे ग्रुप के लोगों को अपने ग्रुप में शामिल दिखा देना, बिल्कुल, ये सब बहुत आम हो गया था उस वक्त। और इस पूरी मशीनरी में अछूतों और ईसाइयों का कोई दखल था ही नहीं। मतलब प्रशासन में उनकी कोई जगह नहीं थी। कोई जगह नहीं। तो वो इस प्रक्रिया को मॉनिटर भी नहीं कर सकते थे। वो बस एक मूक दर्शक थे जिनके भविष्य का फैसला कोई और ही कर रहा था। यार, ये तो ऐसा हो गया जैसे आप कोई मैच खेल रहे हो, लेकिन खेल के नियम भी वही लोग बना रहे हैं और स्कोर कार्ड भी वही लोग लिख रहे हैं जो पहले से ही जीत रहे हैं। बहुत ही सटीक उपमा है ये। और अगर आप अंपायर से शिकायत करना चाहें तो अंपायर भी उन्हीं की टीम का है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तो आता है ना? कैसा काउंटर आर्ग्यूमेंट? मतलब अगर हम लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की बात करें तो राजनीति तो नंबरों का ही खेल है। जिसके पास बहुमत है वो राज करेगा।
तो क्या लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का शासन स्वाभाविक नहीं है? और यही वो पॉइंट है जहां अंबेडकर की सोच आम राजनीतिक समझ को पूरी तरह से चुनौती देती है। उन्होंने पूछा कि क्या केवल बहुमत होना ही लोकतंत्र की गारंटी है? तो उनके हिसाब से लोकतंत्र क्या था? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो लोकतंत्र तब काम करता है जब समाज के भीतर एक बुनियादी समानता हो, जब समाज के लोग आपस में बिना किसी दीवार के घुल मिल सकते हों। जो कि भारत में नहीं था। बिल्कुल नहीं था। भारतीय समाज का ढांचा बिल्कुल अलग था। दस्तावेज में हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही गहरी लाइन लिखी गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ जातियों को एक आरोही आदर और अवरोही अवमानना के क्रम में रखा गया है। आरोही आदर और अवरोही अवमानना, ये थोड़े भारी शब्द हो गए। इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं। हाँ, मैं समझाता हूँ। इसे आप एक सीढ़ी की तरह सोचिए। मान लीजिए समाज एक सीढ़ी है। ठीक है। आप इस सीढ़ी पर जितना ऊपर जाएंगे, आपका सम्मान उतना ही बढ़ता जाएगा, भले ही आपने खुद कुछ भी अचीव न किया हो। सिर्फ जन्म के आधार पर? हाँ, सिर्फ जन्म के आधार पर। और जितना आप इस सीढ़ी पर नीचे जाएंगे, आपको उतना ही तिरस्कार और अपमान मिलेगा। समझ रही हूँ। तो जब समाज इस तरह पक्की दीवारों से बटा हो, जहां कोई अपनी जगह बदल ही नहीं सकता, तो वहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक केवल चुनाव के आंकड़े नहीं रह जाते। तो फिर वो क्या बन जाते? ऐसे समाज में केवल संख्या बल का मतलब है कि एक वर्ग हमेशा शासक रहेगा और दूसरा वर्ग हमेशा शोषित। अरे बाप रे! मतलब अगर एक समूह दूसरे को जन्म से ही अपने से नीचे मानता है, तो वहां बहुमत का शासन लोकतंत्र नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। वो तो तानाशाही बन जाता है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक तो कभी बहुसंख्यक बन ही नहीं सकता ना। एब्सोल्युटली। और इसी डर के कारण जब संख्याबल काम नहीं आता, तो विशेष राजनीतिक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। तो इसी सुरक्षा की मांग के लिए कुछ कदम उठाए गए होंगे? हाँ, यही वजह थी कि 1942 में नागपुर में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अच्छा, नागपुर में? स्रोत बताता है कि इस सम्मेलन में उन्होंने बहुत स्पष्ट मांग रखी। उन्होंने कहा कि भारत का जो भी नया संविधान बनेगा, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। मतलब कोई भी बहुसंख्यक वर्ग अकेले उनके भविष्य का फैसला नहीं कर सकता। एकदम सही। और इसी सम्मेलन से निकला इस डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे विवादित मुद्दा। कौन सा मुद्दा? टेरिटोरियल, यानी संयुक्त बनाम सेपरेट यानी पृथक इलेक्टोरेट का विवाद। ओहो, हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे इतिहास में बहुत लंबी बहस हुई है। मैं पढ़ रही थी कि हिंदी नेता, जिनमें उस वक्त की कांग्रेस भी शामिल थी, वो नेशनल स्कीम यानी संयुक्त चुनाव के पक्ष में थे। हाँ, उनका तर्क बड़ा सिंपल था। राइट, वो कहते थे कि एक जॉइंट इलेक्टोरेट से देश एकजुट होगा, लोग एक साथ वोट करेंगे तो राष्ट्रवाद बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अंबेडकर की मांग बिल्कुल अलग थी। हाँ, अंबेडकर कम्युनल स्कीम यानी सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे। मतलब जहां अछूत प्रतिनिधि को केवल अछूत मतदाता ही वोट देंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर कोई आम इंसान सोचे तो उसे लगेगा कि भाई जॉइंट चुनाव तो अच्छी बात है ना, सब मिलजुल कर वोट दे। तो अंबेडकर इसके इतने खिलाफ क्यों थे? इसके पीछे उनका एक बहुत ही सॉलिड लॉजिक था। मैं इसे एक रूपक से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कि एक जंगल में चुनाव हो रहा है कि आज रात के डिनर में क्या बनेगा। अच्छा, दिलचस्प है, बताइए। वहाँ 24 भेड़िए हैं और सिर्फ एक भेड़ है। अब अगर वो सब मिलकर एक संयुक्त चुनाव करें तो क्या वो चुनाव निष्पक्ष कहलाएगा? भेड़ की आवाज तो उन 24 भेड़ियों के शोर में पूरी तरह दब जाएगी ना। आपकी उपमा बिल्कुल सटीक है और अंबेडकर ने इसे साबित करने के लिए कोई हवाई बातें नहीं की। तो उन्होंने क्या सबूत दिया? उन्होंने अपने दस्तावेज में मद्रास प्रेसिडेंसी का हार्ड डेटा पेश किया। उदाहरण के लिए उन्होंने मद्रास सिटी साउथ या चिकाकोल जैसी जगहों के आंकड़े दिखाए। वहां के आंकड़े क्या कहते थे? वहां हिंदू वोटरों और अछूत वोटरों का अनुपात 16 और 1 या कहीं कहीं तो 24 और 1 तक था। क्या बात कर रहे हैं? 24 हिंदू वोटरों पर सिर्फ एक अछूत वोटर? जी हाँ। मतलब वो एक वोट तो सिर्फ काबिज पर है, असल में तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं बची। बिल्कुल। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अंबेडकर ने एक बहुत ही पुरानी और पावरफुल कहावत का जिक्र किया है इस पेपर में। कौन सी कहावत? उन्होंने लिखा, मनुष्य की त्वचा उसकी कमीज से ज्यादा उसके करीब होती है। बहुत गहरी बात है। इसे राजनीतिक तौर पर समझिए। एक संयुक्त चुनाव में जहां 24 वोटर किसी और समुदाय के हैं और सिर्फ एक वोटर आपका है, वहां अगर कोई अछूत उम्मीदवार खड़ा भी होता है तो उसे जीतने के लिए उन 24 बहुसंख्यक वोटों की जरूरत होगी। जाहिर सी बात है। और उन 24 वोटों को पाने के लिए
उसे उनके हिसाब से ही वादे भी करने होंगे। एग्जैक्टली। अब सोचिए, जो व्यक्ति उन बहुसंख्यकों के वोट से जीत कर आएगा वो किसका वफादार होगा? वो तो उन्हीं की सुनेगा ना जिन्होंने उसे सत्ता में बिठाया है। बिल्कुल, वो ना कि उस अकेले इंसान की सुनेगा जो उसके अपने समुदाय का है। अंबेडकर ने इस व्यवस्था को ब्रिटिश इतिहास का एक शब्द देकर समझाया, सड़ा हुआ चुनाव क्षेत्र, यानी रोटन बोरो। इसे विजुअलाइज करने के लिए क्लासरूम का इमेजिनेशन लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 48 बच्चे एक खास ग्रुप के हैं और सिर्फ 2 बच्चे दूसरे ग्रुप के। ठीक है। अगर पूरी क्लास मिलकर अपना मॉनिटर चुनेगी तो मॉनिटर हमेशा वही बनेगा जिसे वो 48 बच्चे पसंद करेंगे। जाहिर है, मेजॉरिटी उनके पास है। और अगर वो 48 बच्चे किसी ऐसे इंसान को भी मॉनिटर बना दें जो उन 2 बच्चों के ग्रुप से आता हो, तब भी वो मॉनिटर उन 48 की ही बात मानेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगली बार भी मॉनिटर बनना है तो उन्हीं के वोट चाहिए होंगे। एग्जैक्टली। तो असल में उन 2 बच्चों का रिप्रेजेंटेशन तो शून्य ही रहा ना। यही अंबेडकर का मुख्य तर्क था। संयुक्त चुनाव अछूतों को उनका सच्चा प्रतिनिधि दे ही नहीं सकता था। तो वो क्या देता? वो बहुसंख्यकों को एक ऐसा कठपुतली प्रतिनिधि दे सकता था जो दिखने में तो अछूत हो लेकिन काम बहुसंख्यकों के लिए करे। बाप रे, ये तो एक बहुत ही सॉलिड पॉलिटिकल एनालिसिस हो गया। मतलब उन्होंने हर एंगल से इसे डिकोड कर दिया था। बिल्कुल। लेकिन देखिए, सत्ता केवल संसद या असेंबली में बैठकर कानून बनाने तक तो सीमित नहीं होती। कानून बन गया पर उसे जमीन पर लागू कौन करेगा? वही सबसे बड़ा सवाल था। और इसी सवाल से हम इस दस्तावेज के अगले महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बात जब लेजिस्लेचर यानी विधायिका से आगे बढ़कर एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और सरकारी नौकरियों तक पहुंचती है, तब अंबेडकर की मांग क्या थी? स्रोत के अनुसार उन्होंने साफ कहा कि अछूतों को कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल और सरकारी प्रशासन में उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, और जैसे ही ये मांग उठी, हिंदू पक्ष की तरफ से एक ऐसा तर्क आया जो हम आज भी बहुत सुनते हैं। आज भी सुनते हैं, हाँ। वो क्या था? दक्षता या एफिशिएंसी का तर्क। उन्होंने कहा कि प्रशासन चलाने के लिए तो दक्षता चाहिए और नौकरियां केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अच्छे नंबर लाने वालों को, यानी योग्यता के आधार पर ही मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा प्ले डेविल्स एडवोकेट करना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल। क्या ये तर्क अपने आप में लॉजिकल नहीं लगता? मेरा मतलब है, आखिर कोई भी देश एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला सकता है जो एफिशिएंट ना हो? सुनने में तो यही लगता है ना? अगर आप योग्यता को इग्नोर करके नौकरियां देंगे तो सिस्टम तो कोलैप्स कर जाएगा ना। देखने में ये तर्क बहुत रैशनल लगता है, लेकिन अंबेडकर ने इस तर्क के भीतर छिपे हुए पाखंड को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। वो कैसे? उन्होंने दस्तावेज में बहुत क्लियरली समझाया कि वे अयोग्य लोगों के लिए जगह नहीं मांग रहे हैं। मतलब उनका ये बिल्कुल नहीं कहना था कि किसी अनपढ़ या बिना योग्यता वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट बना दिया जाए। तो फिर वो क्या मांग रहे थे? कम योग्यता बनाम उच्चतम योग्यता। न्यूनतम योग्यता बनाम उच्चतम योग्यता। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, इसे खोलते हैं। देखिए, मान लीजिए एक नौकरी के लिए बीए पास होना जरूरी है, तो वो उसकी न्यूनतम योग्यता हुई। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। अंबेडकर का कहना था कि अगर कोई अछूत उम्मीदवार उस न्यूनतम योग्यता को पूरा करता है तो उसे वो पद मिलना चाहिए, भले ही कोई दूसरा उम्मीदवार उस पद के लिए एमए या पीएचडी ही क्यों ना हो। ओके, लेकिन ऐसा क्यों? जो ज्यादा पढ़ा है, जिसके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, उसे नौकरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि अगर आप केवल उच्चतम योग्यता का पैमाना रखेंगे तो सदियों से चले आ रहे सामाजिक और आर्थिक फायदों की वजह से वो टॉप पोजीशन हमेशा उसी डोमिनेंट क्लास के पास जाएगी। अच्छा, क्योंकि उनके पास पीढ़ियों से पढ़ाई और संसाधनों का एक्सेस रहा है। बिल्कुल। इस तरह दक्षता के नाम पर पूरे प्रशासन पर केवल एक ही समुदाय की मोनोपोली बनी रहेगी। अब समझ में आया। और सोचिए, अगर प्रशासन में अछूतों का कोई आदमी ही नहीं होगा तो उनके हकों की रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में अंबेडकर ने ब्रिटिश नेता कैंपबेल बैनरमैन का एक बहुत ही शानदार कोटेशन इस्तेमाल किया। क्या था वो कोट? उन्होंने कहा, स्वशासन सुशासन से बेहतर है, यानी सेल्फ गवर्नमेंट इज बेटर देन गुड गवर्नमेंट। वाओ, स्वशासन सुशासन से बेहतर है। ये बहुत डीप बात है ना? इसका सीधा मतलब ये है कि एक ऐसी सरकार जो शायद थोड़ी कम दक्ष हो लेकिन उसमें मेरी आवाज शामिल हो, वो उस सरकार से लाख गुना बेहतर है जो बहुत दक्ष तो है लेकिन उसमें मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। मतलब मैं एक तथाकथित सुशासन के लिए अपनी आजादी और अपना रिप्रेजेंटेशन तो कुर्बान नहीं कर सकती ना। बिल्कुल नहीं। लेकिन अंबेडकर यही नहीं रुके, उन्होंने एक और बहुत बड़ी जमीनी सच्चाई सामने रखी। वो क्या थी?
पीछे अछूतों को राजनीतिक अधिकार मिल भी गए। न्यूनतम योग्यता के आधार पर उन्हें मजिस्ट्रेट की नौकरी भी मिल गई। ठीक है। लेकिन क्या इससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बदलेगी? जब वो मजिस्ट्रेट शाम को अपने गांव वापस जाएगा तो क्या उसका सामाजिक रुतबा बदल जाएगा? गांव में तो जाति व्यवस्था वैसी काम कर रही होगी। एग्जैक्टली और यहीं से जन्म होता है इस दस्तावेज की सबसे रेडिकल और चौंकाने वाली मांग का, जो कि थी न्यू लाइफ मूवमेंट और सेपरेट सेटलमेंट्स की मांग। हाँ, स्वतंत्र बस्तियों की मांग। हाँ, ये हिस्सा जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव मांग नहीं है, ये तो एक पूरी तरह से ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक मांग है। बिल्कुल, ये भूगोल और अर्थशास्त्र से जुड़ी थी। इस प्रस्ताव के तहत ये कहा गया कि सरकार अछूतों के लिए मौजूदा हिंदू गांवों से दूर बिल्कुल अलग और स्वतंत्र बस्तियां बसाएं। बाकायदा एक सेटलमेंट कमीशन बनाने की बात हुई थी। हाँ, और इसके लिए सालाना 5 करोड़ रुपए का बजट भी मांगा गया था। 5 करोड़ उस जमाने में? जी हाँ। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई गहरे रूप से शोषित व्यक्ति अब सिर्फ सुधार नहीं मांग रहा है, बल्कि वो उस टॉक्सिक रिश्ते से पूरी तरह से तलाक मांग रहा है, एक कंप्लीट डिवोर्स। कंप्लीट डिवोर्स, आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी अछूतों की भयंकर आर्थिक निर्भरता, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। हाँ, जब तक वो उस पुराने गांव की व्यवस्था का हिस्सा थे, उनके सारे राजनीतिक अधिकार, सारे कागजी कानून बेमानी थे। ऐसा क्यों? इस बात को साबित करने के लिए अंबेडकर ने 1928 की बॉम्बे सरकार की एक कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया। उस रिपोर्ट में जो फैक्ट्स थे ना, वो सच में रोंगटे खड़े करने वाले थे। उस रिपोर्ट में सामाजिक बहिष्कार या सोशल बॉयकॉट की बात की गई है, राइट? हाँ, बिल्कुल। वो बॉयकॉट जमीन पर असल में काम कैसे करता था? इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, गांव में अछूतों के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो भूमिहीन थे। वो पूरी तरह से सवर्णों के खेतों में काम करने वाले मजदूर थे। अब मान लीजिए किसी अछूत ने अपने किसी बुनियादी अधिकार का इस्तेमाल करने की कोशिश की। जैसे उसने साफ कपड़े पहन लिए, या किसी सार्वजनिक कुएं से पानी भर लिया, या अपने बच्चों को स्कूल भेजने की सोची। तो क्या होता था? तो बहुसंख्यक वर्ग कोई कानूनी केस नहीं करता था। वो सीधा सामाजिक बहिष्कार का हथियार इस्तेमाल करता था। और इस बहिष्कार का मतलब क्या होता था प्रैक्टिकली? इसका मतलब था उनका रोजगार तुरंत छीन लेना। उन्हें तो ये बहिष्कार एक तरह का आर्थिक आतंकवाद बन जाता था। इकोनॉमिक टेररिज्म। सच में, आप बिना खाने के कितने दिन जिंदा रहेंगे? आपको हार मानकर वापस उसी सिस्टम के सामने झुकना ही पड़ेगा। वही होता था। माय गॉड। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जब ये सब हो रहा होता था, तब स्टेट यानी राज्य की मशीनरी क्या कर रही थी? क्या पुलिस या मजिस्ट्रेट उनकी मदद नहीं करते थे? स्रोत बताता है कि वो भी मदद नहीं करते थे। क्यों? उनका तो काम था रक्षा करना। क्योंकि पुलिस और मजिस्ट्रेट भी उसी डोमिनेंट क्लास से आते थे। जब भी कोई विवाद होता, वो न्याय के बजाय अपनी जाति और अपने वर्ग की लॉयल्टी निभाते थे। ये तो पूरा सिस्टम ही उनके खिलाफ काम कर रहा था। इसीलिए अंबेडकर का ये पक्का विश्वास था कि जब तक भौगोलिक रूप से इस गांव की व्यवस्था को तोड़ा नहीं जाएगा, अछूतों को अलग बस्तियों में बसाकर आर्थिक रूप से आजाद नहीं किया जाएगा, तब तक ये छुआछूत और शोषण कभी खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। हाँ, ये सब सुनने के बाद एक बात पूरी तरह से साफ हो जाती है। अछूतों की ये लड़ाई सिर्फ एक फ्रंट पर नहीं लड़ी जा रही थी। एक तरफ वो जमीन पर गांव के सिस्टम से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ संसद में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। और एक तीसरा फ्रंट भी था। तीसरा फ्रंट, ओह राइट। और इसी के साथ हम दस्तावेज के उस हिस्से पर आते हैं जहां अंबेडकर सीधे विदेशी ताकतों और दुनिया के लिबरल लोगों से सवाल करते हैं, क्योंकि दुनिया तो यही देख रही थी ना कि भारत आजादी की एक महान लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल। और अंबेडकर ने स्वतंत्रता संग्राम के नैरेटिव पर बहुत तीखे सवाल उठाए। उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने अमेरिका, जिसे स्वतंत्रता की भूमि कहा जाता है, वहां बैठे भारत के हिंदू नेताओं और कांग्रेस के विदेशी मित्रों से सीधे पूछा कि वे बिना सोचे समझे किस आजादी का समर्थन कर रहे हैं। मतलब क्या वो सच में आजादी है? हाँ, उन्होंने पूछा कि क्या वो एक ऐसे पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं जो सच में इंसान की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, या वे उनका साथ दे रहे हैं जो सिर्फ अंग्रेजों को हटाकर खुद सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और यहीं पर उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल लेकिन गहरी बात कही। जी हाँ। अब ये टोरी क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। मैं बताता हूँ। टोरी असल में ब्रिटिश राजनीति का एक शब्द है जिसका मतलब होता है रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव, जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। बिल्कुल। अंबेडकर का एनालिसिस ये था कि गांधी जी बाहर की दुनिया के लिए एक राजनीतिक रेडिकल थे। वो ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बड़े क्रांतिकारी दिखते थे। लेकिन भारत के भीतर अपने समाज के लिए
वो एक सामाजिक टॉरी थे, यानी वो हिंदू धर्म की पुरानी मान्यताओं और वर्णाश्रम व्यवस्था को जस का तस बनाए रखना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है। अक्सर लोग कहते हैं कि गांधी जी ने तो अछूतों के लिए हरिजन सेवक संघ भी बनाया था, वो तो उनके उद्धार की बात करते थे ना। इस पर अंबेडकर का क्या सोचना था? दस्तावेज के अनुसार अंबेडकर का नजरिया यहाँ बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि हरिजन सेवक संघ अछूतों को राजनीतिक ताकत देने या उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए नहीं बनाया गया था। तो फिर उसका पर्पस क्या था? वो एक तकनीक थी, एक पैसिफाइंग तकनीक। मतलब उन्हें शांत करने का तरीका? हाँ, अछूतों के भीतर जो चेतना और जो गुस्सा उबल रहा था, उसे छोटे मोटे दान, दया और चैरिटी से शांत करने की तकनीक, ताकि वे अपने अधिकारों की मांग छोड़कर हमेशा हिंदुओं के अधीन ही रहें और उनके आभारी बनकर रहें। ओहो, ये पर्सपेक्टिव था तो इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इस डॉक्यूमेंट में अंबेडकर ने भारत के नेताओं की तुलना तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से भी किया है ना। वो लॉजिक क्या था? वो तुलना बहुत ही ब्रिलियंट है, मैं समझाता हूँ। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब दुनिया भर से चर्चिल पर दबाव था कि वो बताएं कि युद्ध जीतने के बाद उनके उद्देश्य क्या हैं। क्या वो कॉलोनीज को आजाद करेंगे? यही सवाल था। लेकिन चर्चिल ने अपने पोस्ट वॉर एम्स को स्पष्ट करने से साफ इनकार कर दिया। वो गोलमोल जवाब दे रहे होंगे। बिल्कुल। अंबेडकर ने कहा कि भारत के हिंदू नेता भी ठीक चर्चिल की तरह ही बर्ताव कर रहे थे। वो अंग्रेजों से तो कह रहे थे कि भारत छोड़ो, लेकिन वो अपने ही देश के अछूतों को ये गारंटी नहीं दे रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद उस आजाद भारत के संविधान में अछूतों का भविष्य क्या होगा। मतलब वो अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस एम्स बताने से बच रहे थे। एग्जैक्टली। और अपनी इस बात को वजन देने के लिए उन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का भी उदाहरण दिया। हाँ, वो हिस्सा बहुत पावरफुल है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कैसे भारत के नेता जब विदेशों में जाते हैं तो वो इस घोषणा पत्र की लाइनों को बहुत शान से कोट करते हैं, जैसे कि सभी इंसान समान पैदा हुए हैं, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। बड़ी बड़ी बात है। हाँ, लेकिन जब उसी समानता को, उसी लिबर्टी को अपने ही देश में अछूतों पर लागू करने की बारी आती है तो वो कन्नी काट लेते हैं। थ्योरी में सब समान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कोई समानता नहीं। यही वजह है कि 1942 का ये दस्तावेज कोई मामूली कंप्लेंट लेटर नहीं है जी। ये एक ऐसे समाज का बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल एक्सरे है, जो बाहर तो आजादी के नारे लगा रहा था, लेकिन अंदर से एक बहुत ही भयानक गैर बराबरी को जिंदा रखना चाहता था। बिल्कुल। अंबेडकर का ये पेपर दुनिया को ये वार्निंग दे रहा था कि अगर आप सामाजिक भेदभाव को इग्नोर करके सिर्फ एक लोकतांत्रिक कागज लिख देंगे तो उससे जमीनी सच्चाई नहीं बदलेगी। कागज यानी संविधान। हाँ, संविधान। अगर समाज गैर बराबरी पर टिका है तो सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। इस पूरी चर्चा के इस मुकाम पर आकर ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों या प्राइमरी सोर्सेज को खुद पढ़ना क्यों जरूरी है। बहुत जरूरी है। यह दस्तावेज इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि हम केवल पॉपुलर नैरेटिव्स पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। इतिहास हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना हमें किताबों में समरी बनाकर पढ़ाया जाता है। सही कहा आपने। किसी भी समाज या देश में अगर उसके बनाए गए कानून और उसका सिस्टम उसकी अंदरूनी सामाजिक सच्चाई को रिफ्लेक्ट नहीं करते तो वो ढांचा कभी भी न्याय नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये दस्तावेज हमें यह भी सिखाता है कि अधिकार कभी भी केवल दया से नहीं मिलते। राइट। उनके लिए सिस्टम के भीतर एक बहुत ही कड़ा और ठोस स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अंबेडकर ने जनगणना के नंबर्स के भ्रम को तोड़ा, दक्षता के नाम पर होने वाले साइलेंट बहिष्कार को डिकोड किया और दुनिया को यह दिखाया कि भारत में आजादी की लड़ाई के भीतर एक और लड़ाई लड़ी जा रही थी जो शायद ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि वो अपनों से ही लड़ी जा रही थी। बहुत सही कहा आपने। ये चर्चा हमें इतिहास के उस हिस्से में ले गई जिसे अक्सर मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। दुर्भाग्य से ऐसा ही है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, पास्ट को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम आज के सवालों के जवाब ढूंढ सकें। तो इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। अंबेडकर का ये 1942 का दस्तावेज हमें आज हमारी इस आधुनिक दुनिया में ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज भी ऐसे कई समूह या माइनॉरिटीज हैं जिन्हें सिस्टम, एफिशिएंसी या राष्ट्रवाद के बड़े बड़े नारों के शोर में चुपचाप किनारे कर दिया जाता है? ये एक बहुत ही कड़वा सवाल है। क्या आज के हमारे मौजूदा लोकतांत्रिक संस्थान
सच में समाज के आखिरी व्यक्ति की आवाज सुन रहे हैं, या क्या वो आज भी केवल बहुसंख्यकों की सुविधा और उनके कंट्रोल को बनाए रखने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सबको खुद सोचना चाहिए। अगली बार जब भी बहुमत या मेरिट जैसे शब्द सुनाई दें, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि इसके पीछे की जमीनी सच्चाई आखिर है क्या।